नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या आतंकवादी देश पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये मान लिया कि वाकई वो आतंकी देश कहलाने के ही लायक है? क्या नवाज शरीफ ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर साफ अंदाज में ये नहीं बता दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद कबूल है? जो बुरहान वानी हिजबुल का आतंकवादी था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने 2.5 महीने पहले मार गिराया, पाकिस्तान उसे हीरो साबित करने की कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी के लिए यंग लीडर और कश्मीर की आवाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि जो लोग पूरी दुनिया के लिए आतंकी हैं, वो पाकिस्तान के लिए अगर हीरो हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या है? घोषित तौर पर पाकिस्तान एक लोकतंत्र है, वहां चुनी हुई सरकार है, नवाज शरीफ उस चुनी हुई सरकार के मुखिया। लेकिन पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के समानांतर एक और व्यवस्था चलती है, जिसमें वहां का प्रधानमंत्री सेना की मर्जी के बगैर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। वहां की खुफिया एजेंसी भारत में दहशत फैलाने की साजिशें करती है और कुल मिलाकर पाकिस्तान को जो पैसा अपने देश के लोगों से बतौर टैक्स मिलता है, पाकिस्तान को जो पैसा दुनिया के देशों से बतौर आर्थिक मदद मिलता है, उसका इस्तेमाल आतंकवाद के पालन पोषण में किया जाता है। हम इसे पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात मानते हैं और इधर उसके प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में लड़खड़ाती जुबान में कश्मीर का नाम जपते हैं। उधर बलूचिस्तान की एक लड़की दुनिया के सामने आकर गुहार लगाती है कि इंडिया बलोच कौम को पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म से बचा ले। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी सारी शराफत को ताक पर रख के अपने माथे पर उभरती पसीने की बूंदों को नजरअंदाज करते हुए आतंकवादियों को हीरो बनाने में जुटे रहते हैं। इसलिए आज ये पूछना भी जरूरी है, क्या अब नवाज शरीफ आतंकवादियों का लिखा भाषण पढ़ते हैं? और दूसरी बड़ी बात ये, क्या पाकिस्तान ने यूएन में ये सारी बातें कहकर खुद को बेनकाब नहीं कर दिया? Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. Pakistan is a country with democracy deficit. In fact, it practices terrorism on its own people. It extends support to extremist groups, it suppresses minorities and women, and denies basic human rights, including through draconian laws. वो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे। वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। सुषमा जी जब 2 दिन के बाद अपना अभिभाषण देंगी, तो वो न केवल एक करारा जवाब देंगी पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में, परंतु पूरे विश्व को इस बात के लिए प्रभावित करेंगी कि वो एक स्वर में पाकिस्तान जैसे उग्रवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सम्मिलित होंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, जहां से हम पर रोज अटैक होता है, उनको ध्वस्त करने के लिए एक बार आर पार की लड़ाई अब तो शुरू कर देनी चाहिए। यदि अब चूके तो देश के लोगों का सरकार पर जो भरोसा है वो कम हो जाएगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या नवाज शरीफ ने ये मान लिया है कि उन्हें आतंकवाद कबूल है? दूसरा सवाल, जो पूरी दुनिया के लिए आतंकी हैं, वो पाकिस्तान के लिए हीरो कैसे हो सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या नवाज के मुंह से आतंकियों की आवाज निकल रही है? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान एक अघोषित आतंकी देश बन चुका है? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या नवाज शरीफ ने जो भाषण दिया
वो पाकिस्तानी सेना का लिखा भाषण है। तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शेषाद्रिचारी हैं, जो कि सदस्य हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। आपको बता दें कि वो बीजेपी में फॉरेन अफेयर्स सेल के कन्वीनर भी हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। भारत की विदेश नीति और कूटनीति के जानकार माने जाते हैं। रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में बतौर रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। शशांक हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। अक्सर पहले भी आप उनको टीवी पर ऐसे मामलों पर टिप्पणी करते हुए देख चुके हैं। जी न्यूज़ पर भी कई कार्यक्रमों में वो हमारे साथ पहले शामिल हुए हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका स्टूडियो में। संजय निरुपम हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, फिलहाल मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं संजय निरुपम। स्वागत है आपका भी। उनको भी अक्सर आप ताल ठोक के कार्यक्रम में देखते हैं। सबसे पहले शशांक साहब, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जो यूएन में हुआ क्या यही एक्सपेक्टेड था? और अगर यही एक्सपेक्टेड था तो जो नवाज शरीफ ने कहा वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? यूएन में ये तो मालूम था कि कश्मीर का मुद्दा वो हमेशा जो है यूएन में उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हर बार कोशिश करते हैं कि भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करके या कोई और इस तरह के अपने यहाँ से वक्तव्य दिलवा कर, ताकि सारे विश्व को घबरा दें कि यहाँ कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। तो सबका ध्यान इसमें डालें कि देखिए, ये भारत और पाकिस्तान ऐसे बड़े डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, इसलिए यूएन जो है कुछ काम करे। लेकिन वो ये भूल चुके हैं इस बार कि एक तो उन्होंने बिल्कुल यूएन के 3-4 दिन पहले अपनी स्पीच के उरी पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे इस तरह से हमला करके 18 जवानों की जो है मौत करी है। और दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर जहाँ कहीं भी विश्व में, खासकर एशिया में आतंकवादी हमले हुए हैं, या तो पाकिस्तानी उसमें पाए गए हैं या पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके लोग गए हुए हैं, चाहे वो अफगान ओरिजिन के हों या किसी और देश के ओरिजिन के हों, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। खाली एक देश हमने देखा है, चीन है, जिसके यहाँ भी पहले आतंकवादी हमले होते रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने लगता है कुछ पाकिस्तान से और कुछ आतंकवादियों से कुछ ऐसे अपने रिश्ते बना लिए हैं कि ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, बाकी किसी और देशों को तकलीफ़ होती रहे तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान इस बार फिर उठाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस बार पूरी अपनी स्पीच कश्मीर के मसले पर ही लगा दी है और अपने जो आतंकवादी जो वो प्रमोट कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको हीरो बना के वो बात जो करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अब जो है बिल्कुल नॉर्मल जो स्टेट कंडक्ट होता है वो एक किनार किनार कर दिया है। और अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सब देशों को ये घबराएं। पहले घबराते रहे कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी तो उसकी मदद कीजिए। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश बन जाएगा अगर आप हमको नहीं मदद करेंगे। तो ये एक तरीके से नया मैसेज है विश्व के लिए, और मेरे ख्याल से भारत के लिए आवश्यक है, पड़ोसी देश होने की वजह से, कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या जो और पड़ोसी देश हैं जो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से परेशान हैं, उनको साथ में लेकर चलें और बाकी देशों को भी डिप्लोमेटिकली वो समझाएं कि इस बार समय आ गया है कि वो सीधे सीधे तरीके से पाकिस्तान को बताएं कि इन सब आतंकवादी गतिविधियों से कोई उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है और वो इनको कर्ब करें, और जो भी उनके साथ भारत के साथ में बातें बढ़ानी हैं तो उसके हिसाब से चलें। ये नहीं कि भारत को जो कमिटमेंट्स करते रहे हैं हर बार पीछे हट जाते हैं और आतंकवादी हमले करने लगते हैं। पिछले जितने भी साल से शेषाद्रिचारी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है, देश के आम आदमी को लगता है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, नीतियां लगभग पाकिस्तान को लेके वही रहती हैं और हम ये फ्यूटाइल कोशिश करते हैं। आज जब खास तौर पे पाकिस्तान खुद को एक्सपोज कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत उस परिस्थिति का फायदा उठा पा रहा है? नहीं, देखिए, आपने जो कहा वो बहुत सही है। पिछले कई वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि पिछले कई सरकारों ने, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उसके पहले आई.के. गुजराल साहब ने काफ़ी प्रयत्न किया, फिर चंद्रशेखर जी ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया, कम समय रहे। उसके पहले पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए, और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो
राजीव गांधी से, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम अभी इस क्यारी में नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसका संदर्भ अलग है, परंतु राजीव गांधी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्रियों का एक प्रयत्न ये रहा कि हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो हमारा नेबर है, पड़ोसी है और हम सबके समस्याएं एक हैं, गरीबी है और उसका उन्मूलन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास करनी है, तो एक साथ करना है, इसी दृष्टिकोण से काम शुरू किया। परंतु एक जनता में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है इस देश में जिनको ये लगने लग गया अभी कि हम जितना भी कोशिश करें, जैसे कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता है वैसा पाकिस्तान का रवैया कभी सीधा नहीं होगा। इस नतीजे पर जनता काफ़ी पहले पहुंच चुकी है। अब सरकारों की बात है, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भी यही सोचा कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए और वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अच्छा, पाकिस्तान की अभी जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ साहब की, उसमें एक खासियत ये भी है कि जब नवाज शरीफ साहब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव में आम तौर पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे हमारे देश में भी चुनाव लड़े जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम आर्थिक विकास कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, ये कहेंगे। परंतु नवाज शरीफ साहब ने इस बार चुनाव में क्या कहा कि मैं भारत के साथ संबंध सुधारूंगा और भारत के साथ मैत्री का रवैया रखूंगा, आई विल इंक्रीज फ्रेंडशिप विद इंडिया, ये उन्होंने चुनाव में कहा और इसके आधार पर वो जीत कर आए। उन्होंने स्वागत भी किया इस बात का। ऐसे समय में हमने भी सोचा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अगर सुधर सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लेवल पर ही होना चाहिए, ये हमारा प्रयत्न रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ प्रयत्न किए। परंतु वहाँ का जो आर्मी है, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है, अक्सर कहा जाता है कि देश ऐसे होते हैं जिनमें आर्मी होती है। पाकिस्तान इज़ एन आर्मी विद स्टेट। वहाँ पर आर्मी ने शायद, और अभी तो ये कल के भाषण के बाद ये सिद्ध हो गया कि आर्मी ये नहीं चाहती है, वहाँ की सेना ये नहीं चाहती है, ISI नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरे। तो इस परिस्थिति में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अब अपना रवैया तय करना पड़ेगा कि वो आर्मी के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और अभी कल के भाषण के बाद ऐसा लग रहा है कि उन पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इसके पहले मुशर्रफ जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने भी आर्मी को, क्योंकि वो स्वयं आर्मी के चीफ थे, इसीलिए वो उनको लगा कि मैं आर्मी से भिड़ सकता हूँ और एक समझौता कर सकता हूँ भारत के साथ, लेकिन उनको उठा के फेंक दिया गया और नवाज शरीफ साहब आए उसके बाद। अब नवाज शरीफ साहब के सामने भी यही समस्या है कि अगर मैं भारत के साथ संबंध सुधारता हूँ तो मैं सत्ता में नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए आज हम जो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो वहाँ की जमहूरियत के साथ नहीं, वहाँ के जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों के साथ नहीं, परंतु वहाँ के आर्मी के साथ हमारा ताल्लुक हो रहा है। इसीलिए हमें आर्मी को, पाकिस्तानी सेना को वो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। ये आज हमारी नीति होनी चाहिए सर। इसीलिए आज सरकार की जो नीतियां हैं वो इस तरीके से खुले हुए हैं। सर, आपने जो बात कही उसमें आपने कई प्रधानमंत्रियों के नाम लिए, ये कहते हुए छोड़ दिया इंदिरा गांधी का नाम कि वो संदर्भ अलग हो जाएगा, लेकिन ये इत्तेफाक है या क्या है कि आज ज्यादातर लोग, मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम इसीलिए नहीं लिया, मैं वही कह रहा हूं सर, लेकिन आज ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी का नाम लेना चाह रहे हैं। मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम इसीलिए नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी होती तो फिर इंदिरा गांधी जैसी होती। नहीं, मैंने इंदिरा गांधी का नाम बिल्कुल मैं इस बात से नहीं, देखिए किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कम काम किया, उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण से प्रयत्न अच्छा ही किया, परिस्थितियां अलग थी, वो छोड़ दीजिए। परंतु मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम इसीलिए नहीं लिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने भी प्रयत्न किया कि पाकिस्तान के साथ समझौता किया जा सकता है और हम आपसी दोस्ती के आधार पर रह सकते हैं। परंतु इस बात को कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहेंगे, पाकिस्तान ने इसको हमारा कमजोरी समझा और उन्होंने जो बांग्लादेश में, उस समय वो पूर्व बंगाल था,
पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान में जो किया उसका जो परिणाम हुआ, उसके परिणाम स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी को भी कम से कम 2 वर्षों तक डिप्लोमेटिक काम करना पड़ा। देश के सभी कोने कोने के दुनिया के सभी देशों में उन्होंने प्रतिनिधि भेजकर एक माहौल तैयार किया। उस माहौल के आधार पर पाकिस्तान को तोड़ना पड़ा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज वही परिस्थिति फिर आई है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का उल्लेख किया है और इसके बाद वहाँ की परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को देखते हुए हमें हमारी जो रणनीति है उसमें परिवर्तन करनी पड़ेगी। ठीक है संजय निरुपम, जो मौजूदा हालात हैं दुनिया के, ख़ास तौर पे एक एक करके कल जिस तरीके से बड़े देशों ने पाकिस्तान को कॉर्नर करने की बात कही है, ख़ास तौर पे यूएस सीनेटर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं, और इस सब के बीच भारत बलूचिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहा है। श्री शाद्रीचारी ने बड़े साफ कहा कि ये वही परिस्थितियां हैं जो इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश को लेकर बन रही थी। क्या आपको लगता है कि हमारी मौजूदा सरकार उन परिस्थितियों का ठीक से दोहन कर रही है, करने के लिए माहौल बना पा रही है, या कहीं चूक हो रही है? रोहित, आपने जो सवाल पूछा था शेषाद्रीचारी साहब से, वहाँ से शुरू करके मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने कहा कि पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों या सरकारों ने क्या किया। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, और ऐसे में पड़ोसी से एक बेहतर संबंध बनाने का प्रयत्न अनवरत जारी है और जारी रहना भी चाहिए, लेकिन इस पड़ोसी को पहचानना बहुत आवश्यक है। 2008 में जब 26/11 हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक भूमिका ली, एक स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज करेंगे, और हाफिज सईद सरीखे जो आतंकवादी 26/11 के सूत्रधार थे, इन आतंकवादियों को एक्सपोज करेंगे सबूतों के साथ। उस समय हमारे पास एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, कसाब, और कसाब के खिलाफ बाकायदा ट्रायल हुआ, उसको फांसी पे चढ़ाई गई और उसके बयानों के आधार पर तरह तरह के डोजियर बनाए गए, इंफॉर्मेशन बनाए गए, और वो इंफॉर्मेशन हम उनके पास भेजते थे, पाकिस्तान के लोगों के पास भेजते थे और लोगों के सामने लाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक्सपोज करते थे। तब तक एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत स्ट्रक्चर्ड डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विदेश नीति एक अनवरत चलने वाली विधा है, मतलब एक कंटिन्यूटी में चलती है। जब हमारी सरकार गई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो निश्चित तौर पर विदेश नीति की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मोदी जी ने किया उल्टा। वो आते ही एक पूरा जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते, जो संबंध थे, जो उसके साथ जो हमारे कारोबार चल रहे थे, उसको पूरी तरह से पलटने की कोशिश किया, उसको बहुत ज्यादा उसमें नया डायनेमिक्स डालने की कोशिश की। अपने उस पर क्या नाम है, शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाते, ठीक है, समझ में आ सकता है वो एक सेरेमोनियल इवेंट था, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा बार बार, और पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अनावश्यक रूप से इस प्रयास में लगे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठना चाहिए। एक तरफ इनकी पार्टी, इनकी सरकार अक्सर कहा करती थी कि गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता, गोली का जवाब गोली हो सकता है, ये गोली और गोली एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन पिछले 2 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप मोदी सरकार का, तो उन्होंने बार बार इस तरह के प्रयास में लगे रहे, कभी उफा में या कभी न्यूयॉर्क में जो साइडलाइंस पे चर्चा होती है इस तरह से, या फिर कभी सुषमा जी जाने वाली हैं तो सुषमा जी ने बोला रात गई बात गई, इस तरह के जो प्रयास होते रहे, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हमारी ये सरकार नहीं समझ पा रही है क्या, ऐसा अंदेशा लग रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ ने कल जो भाषण दिया है वो निश्चित तौर पर नवाज शरीफ का भाषण नहीं है। आपको नवाज शरीफ से ज्यादा राहिल शरीफ की चिंता होनी चाहिए, और राहिल शरीफ हो या आईएसआई हो या आतंकवादी हो या नवाज शरीफ स्वयं प्रधानमंत्री, ये 4 अलग अलग सेंटर हैं जिसमें प्रधानमंत्री वहां सबसे कमजोर होता है और सबसे ज्यादा दबा कुचला होता है। और कल नवाज शरीफ ने यह साबित किया कि उनके हाथ में, उनके नियंत्रण में कुछ नहीं है। और ऐसे एक मिनट और ऐसे नवाज शरीफ से बातचीत करने का जो उतावलापन है सरकार में, उस पर हमारा ऐतराज है। और यही वजह है कि कभी पठानकोट होता है और कभी उरी होता है, और सरकार के तरफ से सिर्फ बयानबाजी होती है या डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस होंगे, डिप्लोमेटिकली जवाब दिया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही जाती है। मुझे लगता है दुश्मन के साथ दुश्मन की भाषा में बात करनी चाहिए, न कि दोस्ती की भाषा में। ठीक है, अब मैं जीजे सिंह साहब आपसे 2 चीजें पूछना चाहता हूं। एक, क्या हम इस परिस्थिति में हैं कि दुश्मन के साथ दुश्मन की भाषा में बात कर सकें दुनिया के माहौल को देखते हुए? और दूसरी बड़ी चीज, क्या वाकई
हमारी पिछले 2 साल में पाकिस्तान पे नीति फ्लिप फ्लॉप की रही है? जी हाँ, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है, मेरी समझ में हम पूरे जिसे कहते हैं ताकतवर हैं, पूरे क्षमता रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसी ही ज़बान से बात कर सकते हैं जिस ज़बान से वो हमारे पर कर रहा है। क्योंकि ये जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है हमारे उरी सेक्टर के अंदर, उसको मैं टेररिस्ट अटैक नहीं कहना चाहता हूँ, वो हमारे देश की आन बान शान के ऊपर हमला है, वो हमारी आर्मी के ऊपर हमला है। टेरर स्ट्राइक तो हम उसको कह सकते हैं जो किसी सॉफ्ट टारगेट जिसे हम कहते हैं, कोई होटल है, या कोई रेलवे स्टेशन है, या कोई मॉल है, जहाँ पे लोग निहत्थे बैठे हुए हैं और सिविलियन हैं, ट्रेन नहीं है, उनके ऊपर हमला होता है तो वो टेरराइज करते हैं। मगर यहाँ पे हमारे वीर बहादुर जवान थे, तो इसीलिए एक तो चीज़ हमें देखने को आ रही है कि हमारे देश के अंदर जो एक बात बन रही है, मन बन रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान को अभी कुछ सबक सिखाना चाहिए, और उसको सबक सिखाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारे पास वो शक्ति है। मगर अभी जो मैं प्रॉब्लम इसमें देख रहा हूँ, जो समस्या देख रहा हूँ, कि हमारे जो नेता लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो उसकी ऑप्शंस को देख रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, इतनी प्लानिंग और इतना ओवर एनालिसिस हो रहा है कि जो हमारी एक फैसला लेकर पाकिस्तान के आगे एक जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, वो अभी बाहर खुलकर पब्लिक में नहीं आया। तो इसलिए कुछ पब्लिक में बहुत गुस्सा है, क्योंकि हमारी जो आम आदमी है, हमारी जो देश की जनता है, वो हमारी आर्मी के ऊपर बहुत गर्व करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें बड़ा मान है उनके ऊपर, वो अभी हमारे मान को, हमारे गर्व को, हमारी आन बान शान को ठेस पहुंची है। मगर हमने हमेशा मार खाई है, चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, अभी ये बात आ गई है, और पहले भी उन्होंने जो हमला किया वो हम तो ये लेके मान चलते हैं कि वो हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर हमला हुआ है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है जो उसके ऊपर हमला किया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी एयरफोर्स, एक आर्मी के अंदर जो शक्ति है कि पाकिस्तान की हमारी जो एलओसी है उसको क्रॉस करके जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, जो सोर्स है जिसे कहते हैं हम, उसके ऊपर हमला करके उनको बता के ऐसी उनको सबक सिखाना चाहिए कि वो याद रखें। क्योंकि एलओसी जो है वो इंसिडेंटल है, एलओसी आईबी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है साहब। वो तो एक जैसे जब दो फौजें लड़ती हैं तो यूएनओ का ऑर्डर आता है, जो इंस्ट्रक्शन आती है कि अभी आप लड़ाई बंद करिए, उसको हम सीज फायर कहते हैं। वो जो सीज फायर है वो 71 से 71 की लड़ाई से लेकर आज तक वो वहीं पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो इसको कोई जिसे इसको कुछ समझते नहीं है, इसकी कोई जिसे कहते हैं आदर मान नहीं करते इस एलओसी का, पहले कारगिल के टाइम में क्रॉस करके अंदर आ गए थे, जब अभी वो चाहते हैं क्रॉस करके आ जाते हैं, हमला कर जाते हैं। उनके टेररिस्ट क्या कहना, वो तो मिलिटेंट्स हैं जो पूरे ट्रेंड हैं। जैसे अभी आप उसकी बरवान वानी की बात कर रहे थे, अगर उसके जो लड़ाई हुई है, उसकी हमारी मुठभेड़ हुई है जिसमें मारा गया वो, तो उसके पास AK-47 सी हैंड ग्रेनेड थे, बहुत सारा एमुनेशन था, लॉजिस्टिक था, और उसकी जिस तरीके से उसने लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से उसने अपनी वो AK-47 पकड़ी हुई थी, वो तो बिल्कुल शो करती थी कि वो ट्रेंड है आदमी। ठीक बात है। वो तो एक पूरा माना गया एक टेररिस्ट था। तो इसलिए जब हम इन सब चीजों कुल मिला के देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान जिसको हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम मूवमेंट कह रहा है, वो तो टेरराइज ग्लोरिफिकेशन मूवमेंट है। ठीक बात है सर। तो इसलिए ये बातों को जब सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है इसको एक ऐसा सबक सिखाने की जरूरत आ गई है। मगर वो जो जिसे कहते टाइम लाइन थी, समा था
देखिए, एक कहावत है कि हर चीज का एक समा होता है। एक समा होता है जब हम बीज को बोते हैं, फिर एक समा होता है फसल काटते हैं। फसल काटने के समय हम बी नहीं बोते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू एवरीथिंग देयर इज ए सीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर द हेवन। एक टाइम बात करने का होता है, एक टाइम जिसे कहते हैं बहस करने का होता है, एक टाइम चुप रहने का होता है। यही तो इस समय देश में बहस चल रही है ना सर, लड़ाई का पहले संसद पे अटैक हुआ, वक्त की बात है। सरकार ने कहा उचित समय आने पे जवाब देंगे सर। उसके बाद अभी गुरदासपुर हुआ, सरकार ने कहा उचित समय आने पे जवाब देंगे। फिर पठानकोट हुआ, सरकार ने कहा उचित समय आने पे जवाब देंगे। अब उड़ी हुआ तो सरकार ने कहा उचित समय आने पे जवाब देंगे। सिंह साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा चर्चा हो रही है ज़रूरत से, समय था कि अब उसको जवाब दिया जाता। पर क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से हम जवाब देने की हालत में हैं? क्या सैनिक कार्रवाई जवाब हो सकती है, या फिर जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जैसा हम मान के चल रहे हैं? सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि कूटनीतिक तौर पे घेरेबंदी हो रही है, और उस सब के बीच कहीं हमारी सुरक्षा बलों का धैर्य जवाब तो नहीं दे रहा कि भाई हमको कितना सब्र रखने के लिए कहा जाएगा। और साथ ही साथ जो बातें संजय निरुपम कह रहे थे, उनके मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की बातें उससे कुछ अलग है। वो कहते हैं कि सही रास्ते पर जा रही है सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि सुषमा स्वराज मुंह तोड़ जवाब देके आ जाएंगे। जब हम अपनी राजनीतिक तौर पर ही एकजुट नहीं है, तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं कि हम एकजुट करके खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ?